नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोयटा में योम तासीस पूरे मुल्क में ही मनाया 56वां योम तासीस था और कहते हैं कोयटा में बहुत बड़ा इज्तिमा था जो स्टेडियम था। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जी यहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जलसे जुलूस खलूस कर रही है और दूसरी सियासी जमातें भी कोशिश कर रही हैं, कुछ रोड मैप देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उसूलों पे कोई आवाम से रब्ता करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में मुकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आइनी तरमीम का जो फ़ैसला किया है MQM ने और मईशत की बहाली और अवामी मसाइल के हल पर ताउन करने के हवाले से दो MQM और PMLN के दरमियान इत्तफाक हुआ है। अब इस पर भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े वादे हैं। कोयटा में सुना है बहुत बड़ा ग्रुप कोई जो है वो ज्वाइन करने वाला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इलेक्शन को कैसे साफ़ व शफाफ बनाया जाए, क्योंकि बज़ाहिर इलेक्शन साफ़ व शफाफ नज़र नहीं आ रहा है। ये तो नज़र आ रहा है कि चले 8 फरवरी में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत सख्त डंडा है। लेकिन साफ़ व शफाफ इलेक्शन कैसे होगा वो तो हर सियासी जमात इस पर क्वेश्चन मार्क कर रही है और ख़ास तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। पीपल्स पार्टी और PTI इसमें, और दोनों बड़ी सियासी जमात हैं। माजी के मुआहदे हुए लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, चाहे वो मुआहदा पीपल्स पार्टी MQM का हो, पीपल्स पार्टी किसी का हो, नून लीग MQM का हो, MQM का किसी और के साथ हो, मुआहदे नहीं हुए। अगर मुआहदे पे अमल दरामद होता तो यकीनन आज नए नए मुआहदे की फिर बात, वही नहीं मुआहदों की बात नहीं की जाती। आम पाकिस्तानी इन सियासतदानों को वोट क्यों दे, ये सवाल बहुत उठ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी आम जो पाकिस्तानी है उसके मसाइल हल नहीं हुए। वो तो बेचारा रुल रहा है, मर रहा है। कई हुकूमतें आई, लोग आसमान पे पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान और आम पाकिस्तानी वहीं खड़ा है। तो आज ये सवाल भी उठ रहा है कि आम पाकिस्तानी इन सियासी जमातों को वोट क्यों दे, क्योंकि गैलप सर्वे में आवाम ने अपनी राय भी दी है कि सियासी जमातों पे एतमाद नज़र नहीं आया। एवन के सियासी वर्कर जो हैं वो बड़े मायूस हैं, आवाम मायूस है सियासी जमातों से। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। जनाब ख्वाजा सोहेल मंसूर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ महमूद मौलवी साहब होंगे, सदर सिंध इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ स्टूडियो में है साजिद अहमद, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ख्वाजा सोहेल मंसूर से बात शुरू करूँगा। ख्वाजा मंसूर साहब, 56 योम तासीस थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात रही है, लेकिन बहुत महदूद हुई अब, और कोयटा में आपने एक बड़ा जलसा किया है। हालांकि आपको लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। सियासी तौर पर आप क्या समझते हैं सर, इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना क्या रोल अब अदा करना चाहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं अपने पीपल्स पार्टी के 56वें योम तासीस पे पूरे मुल्क पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ कि 56वां योम तासीस जो है शायद ये उनकी आज़ादी का एक जश्न समझें इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पीपल्स पार्टी जिस जगह पर अभी जलसे कर रही है वो एक बहुत बड़े जलसे कर रही है। और कोयटा का जलसा जो है वो भी आपने देखा। बाकी जो बिलावल साहब सिंध में, पंजाब में, अभी तो खैर KPK में सारी हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा में भी बहुत बड़े लोगों की शमूलियत, फिर KPK में शमूलियत, कराची में शमूलियत, समझे कि पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी शमूलियत हो रही है। और इसकी घबराहट का आपको अंदाज़ा ये हो जाएगा कि जब 14 जमातों का इत्तेहाद हुआ तो उस वक्त तो एक बात समझ में आती थी
क्योंकि एक बहुत बड़ा लाडला जो है बहुत बड़ी पावरफुल बैसाखी के साथ था, तो उस वक्त का तो इतिहास समझ में आता है कि जाहिर है कि किसी ताकतवर से लड़ने के लिए सबको मिलना पड़ा। लेकिन इस वक्त ये जो बौखलाहट के शिकार हैं कि मतलब ये है कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी दावा करने वाली सियासी पार्टी मुस्लिम लीग नून, कराची की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का दावा करने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, सिंध के अंदर GDA, तो ये बात इसलिए समझ में नहीं आ रही कि एक पीपल्स पार्टी जिसको ये कहते थे कि ये पार्टी जो है बहुत छोटी पार्टी है, आज उसके लिए सारे के सारे मुल्क का इत्तेहाद हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि तो साबित हो गया और रेफरेंडम हो गया कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है पीपल्स पार्टी है, जिसके खिलाफ सारे के सारे मुल्क की सियासी जमातें खड़ा होना चाह रही हैं। अच्छा, फिर अब आपने जो जिक्र किया कि अभी तक लोग इत्तेहाद कर रहे हैं और अपने अवाम के वोटों की जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, कि मतलब ये है कि उन्होंने अवाम से वोट लेके किसको बेचना है। ये इस वक्त तमाम समझे पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम पार्टियों का एक सिस्टम बना हुआ है कि वोट लीजिए, असम्बलियों में जाइए, उनके वोट को बेचिए और फिर उनको हकूक ना दिला सके। जबकि आसिफ अली जरदारी, बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत इस वक्त रोड मैप बनाने में लगी हुई है। अब हम ये नहीं चाहते कि हम इलेक्शन जीतें या ना जीतें, लेकिन हम इस कौम को जो है एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी देना चाहते हैं, जिसमें चाहे मईशत हो, चाहे इलाज की सहूलत हो, चाहे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो, चाहे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, चाहे CPEC हो, चाहे पाक ईरान गैस लाइन हो, और लोगों को कम से कम रोजगार मिले। देखें, रोटी कपड़ा और मकान का हमारा नारा हमेशा रहा और आज भी हमारा है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मंशूर था उसके अंदर, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही इस मुल्क को पहला मंशूर दिया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें थीं। लेकिन बात यह है कि उस वक्त जो भी डिक्टेटरशिप थी या जो भी हुआ, या जब इस मुल्क को तरक्की के राह पे डालने लगे, तो हमेशा हमारी बदनसीबी रही है पाकिस्तान की कि कुछ अंदरूनी और कुछ बैरूनी कुव्वतें जो हैं उसको तबाही के दहाने पे ले जाते हैं, ताकि ये मुल्क जो है अगर आगे जाएगा तो हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसका मसले मसाइल जो हैं वो जम्मू कश्मीर के साथ हैं। अच्छा सर, ये बताएं, आज बिलावल की तकरीर में एक खास जुमला था, उन्होंने कहा कि महंगाई लीग, नून लीग को उन्होंने महंगाई लीग कहा है, तो ये इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हालांकि उस इत्तेहादी हुकूमत का आप भी हिस्सा थे जो 16 महीने की हुकूमत थी। देखिए, इत्तेहादी हुकूमत में हम हिस्सा जो थे वो फॉरेन अफेयर में थे, और अगर बिलावल भुट्टो साहब की आप फॉरेन अफेयर की पॉलिसी देखें तो आज आपके पास जो सारी दुनिया के मुल्क आपके करीब आ गए हैं, जो एक दूरियां पैदा कर दी गई थी, एक डिफरेंसेस पैदा कर दिए गए थे, तो बिलावल भुट्टो साहब ने तो अपना रोल अदा किया। जो फॉरेन पॉलिसीज थी उसके अंदर काफ़ी चीज़ों में बेहतरी लाई, जिसका आज केयर टेकर गवर्नमेंट भी फ़ायदा उठा रही है। उस टाइम पे जो है शहबाज शरीफ साहब ने भी फ़ायदा उठाया, जो उनके एक ताल्लुकात दुनिया के अंदर बने, और जो पाकिस्तान के ऊपर एक धब्बा लगा दिया गया था कि पाकिस्तान एक अकेला मुल्क है, माशी तौर पे इसको तबाह किया जा रहा था, हर तरफ से हमारे खिलाफ जो है वो एक साजिशें चल रही थी। लेकिन वो तो बिलावल जरदारी साहब को जो है ये एजाज़ है कि उन्होंने इस मुल्क को उस एक बहरान से निकाला। और मैंने अब जैसे अब आपसे बात की है कि देखें, हम वोट के लिए या हुकूमत के लिए नहीं इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत में भी हम अपनी आने वाली नस्लों को एक जवान की आदत जो है वो ये चाहती है कि आने वाली नस्लों को जो है वो फ्यूचर दिया जाए, ना कि उनको फिर किसी दलदल में घुसेड़ दिया जाए। देखें, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं इस वक्त सबसे यंग पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान की तारीख में, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वालदा भी जो हैं वो सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की थी। और बिलावल भुट्टो साहब तो देखें, बात यह है कि जिस घर ने कुर्बानियाँ दी, दादा को शहीद कर दिया गया, माँ को शहीद कर दिया गया, बाप को 11 साल 12 साल जेल में रखा गया, उसके बाद आज भी ये उनकी सोच ये है कि किसी सूरत में पाकिस्तान को जो है वो तरक्की दें, इक्तिसादी तरक्की। बिलावल भुट्टो को आप वजीर आज़म ला रहे हैं, पर इसका मतलब ये है कि 2024 के इलेक्शन में
सबसे कम उम्र वजीर आज़म, आज आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सबसे कम उम्र वजीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे, और लगता ये है कि 2024 को वो कह चुके हैं कि उन्होंने बिल्कुल कमर बस्ता कर लिया है कि उनका वजीर आज़म होगा। मैं आगे चल के बात करूँगा, ज़रा महमूद मौलवी साहब की तरफ पहले आ जाता हूँ यहाँ आने से पहले। जी महमूद मौलवी साहब, मौजूदा सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? PMLN पीपल्स पार्टी एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा थी, आज दस्तो गरेबा है और एक दूसरे के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात भी आ रहे हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि जी रोड मैप जो है वो किसी के पास नहीं है। अच्छा, इत्तेहाद भी हो रहा है, इत्तफाक की बात भी की जा रही है, लेकिन कुछ नहीं पता है कि इलेक्शन में कौन जीतेगा, क्योंकि आवाम का इस वक्त जो मूड है वो आप भी जानते हैं। क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौजूदा सूरत हाल को देखने के बाद तो बड़े जो है, एक चीज तो है कि ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे पे जो तनकीद कर रहे हैं, ये एक रिवायती तनकीद है। और बदकिस्मती से ये है कि जब हुकूमतें बनाते हैं तो सब एक साथ है, ठीक है ना, जब इत्तेहाद करते हैं तो सब एक साथ है, जब जिसको बोलते हैं ना सीट एडजस्टमेंट होती है तो एक साथ है। जैसे ही हम जो है एक अलग हो जाते हैं, हम एक दूसरे पे इतनी तनकीद करते हैं और ताकि हम सामने बैठ भी ना सके। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी PMLN के लिए क्या कहती रही, PMLN पीपल्स पार्टी के लिए क्या कहती रही। उसके बाद जब इत्तेहाद हुआ, शीरो शकर, ठीक है ना, आज मेरे भाई कह रहे हैं कि जी वो ऐसा है कि हमें तो आप फॉरेन पॉलिसी पे बात। देखिए, जब कैबिनेट का हिस्सा होता हूं, मैं भी रहा हूं कुछ अरसे हुकूमत में, कैबिनेट एक यूनानिमस बैठ के फैसला करती है। तो या तो ये हो कि जी मेरा एजुकेशन का जिम्मेवारी है, और कल को MQM कहे कि जी हमारे मिनिस्टर की ये जिम्मेवारी है। सारे गन हम एक पे नहीं डाल सकते, हमें जॉइंटली ये एक चीजों को, इल्जामात को लेना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए, चाहे महंगाई हुई या गलत पॉलिसीज हुई, मुशावरत के साथ हुई है। देखिए, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन सर देखिए ना, PMLN के अपने दानियाल अजीज जो है ना, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हसन इकबाल के ऊपर कि आपकी जिम्मेदारी थी आवाम को महंगाई से निजात दिलाना, और आप इसके जिम्मेदार हैं कि आज हम आवाम में जा रहे हैं तो आवाम हमसे इस बात पे नाराज़ है कि जनाब अली कि आपने महंगाई नहीं दी। दूसरी बात ये कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि 16 महीने की हुकूमत जबकि इत्तेहादी थे, वो कहते हैं कि हमारी तो बात ही नहीं सुनी जाती थी, सारा काम तो PMLN के वज़रा और वज़ीर आज़म करते थे, हमारी तो कोई तजवीज़ मानी नहीं जाती थी, हम तो सिर्फ एक तरीके से कोलैबोरेट कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन सारी जिम्मेदारी PMLN की थी। जिस तरह इमरान खान के ज़माने में जब इत्तेहादी हुकूमत थी तो उस वक्त ना MQM जिम्मेदारी लेती है, ना बाप लेती है, ना अख्तर मेंगल लेते हैं, वो सारा इमरान खान ने लिया क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे। तो जिम्मेदारी तो मेन वज़ीर आज़म पे आएगी सर। तो चले, अगर आप एक चीज को मान भी ले, मगर अभी एक चीज मेरे को बड़ी अजीब लगी और बड़ा जिसको मैं कहूँगा तशवीश हो रहा है कि सुहेल साहब के जो है मेरे भाई, ये बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की। ये मुझे बड़ी इसमें एक डेंजर बात ये लगी कि मैं तो अब इनके गुफ्तगू के बाद मैं इसको भी देख रहा हूँ कि आया इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये इनकी बातों से क्यों लगा सर आपको? ये तो वैसे ही बहुत ये फजा तो कायम है। नहीं, मैं आपको बताऊं, सुहेल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, कहने लगे हम इख्तिदार के लिए नहीं है, हम वोट के लिए नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर आप इसको जरा बारीकी में देखें, जब इख्तिदार और वोट के लिए नहीं है तो इसका मतलब इलेक्शंस के लिए तो नहीं है ना। फिर लेकिन मौलवी साहब, कौन सी सियासी जमात ये कहती है कि हम इख्तिदार के लिए? सभी कहते हैं, कहते तो सभी यही आप मुझे देखिए, वो कह रहे हैं कि जी वोट के लिए भी नहीं है, ठीक है ना। हमें बातें जो हम कर रहे हैं, जो जरदारी साहब कर रहे हैं, वो वोट के लिए नहीं कर रहे। तो जहांगीर तरीन साहब ने भी ये कहा कि जनाब, आपने जलसे में सुना होगा, उनका स्टेटमेंट भी है जहांगीर तरीन का
कि जनाब इस मुल्क में लोगों ने इक़्तिदार के लिए जो है वो फ़ायदे उठाए हैं, इक़्तिदार हासिल करने के लिए, और हम इस मुल्क में एक नई आवाम के मसाइल के लिए आ रहे हैं। लेकिन सर आप इलेक्शन भी लड़ेंगे, आप हुकूमत का कहीं ना कहीं कॉलिब्रेशन करेंगे, हो सकता है 2/3 मेजोरिटी मिल जाए या सिंपल मेजोरिटी मिल जाए तो आपका वजीर आज़म भी होगा। देखिए 2/3 मेजोरिटी के मतलब मैं कहूंगा क्लियर मेजोरिटी भी किसी को नहीं मिलेगी। आने वाला गवर्नमेंट जो बनेगी एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। ये मैं कई दफा अपने इंटरव्यूज में भी कह चुका हूं कि जो मैं देख रहा हूं एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। देखिए पीपल्स पार्टी कह रही है वजीर आजम उनका आएगा, PMLN कह रही है वजीर आजम उनका आएगा। अब ये तो देखें आपस के टसल में देखना है कि वजीर आजम अल्लाह करे आपने जिस पे आपने और एमक्यूएम ने वजन डाल दिया उसका वजीर आजम आ जाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अब ये वक्त ही बताएगा किसका वजीर आजम आएगा। ये तो हम सब अजम्पशंस ही हैं। और देखें जो भी आए करे वो आवाम की जो है खिदमत के लिए आए, चाहे कोई भी वजीर आजम आए, और लोगों को रिलीफ मिले और इस मुल्क के इश्यूज के ऊपर हम आ जाए। खुदा करे सर, लेकिन 40 साल में जो काम 40 साल में नहीं हुआ, आज वही दावे दोहराए जा रहे हैं हर जगह से। तो अवाम बेचारी, अब यही अवाम तो आपके वादों पे आ जाती है ना, लेकिन 40 साल से वही वादे, और वही वादे अब नए पैकेट में डालकर पेश किए जा रहे हैं। जी जनाब, मैं आता हूँ जनाब साजिद अहमद साहब से। साहिद साहब, एक तो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि आपने PMLN से इत्तेहाद कर लिया है, और उस इत्तेहाद में कुछ चीज़ें जो हैं वो आप पहले ही सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, और एक बड़ी तरमीम चाहते हैं, आइनी तरमीम मुकामी हुकूमतों के हवाले से। कुछ बताएंगे सर? ये PMLN भी ये कह रही है कि हम ये चाहेंगे, हालांकि इस पर मैं रिजर्व करूंगा क्वेश्चन, जब आप करेंगे अपनी बात तो मैं वहाँ चंद बातें ज़रूर लाऊंगा। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गुज़श्ता 1-2 दिन पहले एमकम ने आवारी होटल के अंदर एक प्रोग्राम रखा जिसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की, अपनी राय दी, और बहुत एक अपनी नोयत का एक बहुत अहम प्रोग्राम था वो। अच्छा, उसमें एमकेएम ने गुज़श्ता कुछ अरसे से चल रहा है कि एमकेएम नून के पास क्यों गई या दीगर जमातों के पास क्यों जा रही है। एमकेएम का कहना ये है कि अब जो भी गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी, ख्वाह नून की आए या XYZ किसी की भी आए, उसको आइन के अंदर पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो चुके हैं दानिश साहब, और इस 76 साल के अंदर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। मुख्तलिफ गवर्नमेंट आई, सब ने दावे किए, सब ने नारे बड़े बड़े दिए, रोटी कपड़ा मकान, और किसी ने कुछ और किसी ने कुछ, और नारे और दावों की बुनियाद, किसी ने तब्दीली का नारा दिया, किसी ने नए पाकिस्तान का नारा दिया, किसी ने कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज़ का जाल बिछा, XYZ बहुत सारे लोगों ने नारे दिए, लेकिन हमने देखा कि उसके बावजूद भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह बेस क्या है? हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, और एमकेएम ये चाहती है कि आइन के अंदर कुछ तरमीम की जाए। मिसाल के तौर पर मुकामी हुकूमतें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम फैक्टर हैं इस कंट्री का, और दुनिया में जितने भी ममालिक हैं हर जगह इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसको अहमियत दी जाती है। एमकेएम ने गुज़श्ता दिन जो प्रोग्राम करवाया कि मजबूत अज़ला और मजबूत पाकिस्तान। देखें, कोई भी ज़िले, कोई सूबा, कोई सिटी मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे तो वफाक मजबूत होगा। गुज़श्ता कुछ अर्से पहले एमकेएम और दीगर जमातों को मुतालबा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए, लेकिन जैसे सूबे की बात आती है तो कोई धरती माँ का, कोई बाप का, कोई अम्मा बाजी, और न जाने कौन कौन सी चीज़ें सामने आ जाती हैं, और वो चीज़ें पेंडिंग में चली जाती हैं। तो हम एमकेएम ने इसका हल ये सोचा है कि आइन के अंदर तरमीम की जाए। जिस तरह आइन के अंदर वज़ीर आज़म के इख्तियारात लिखे हुए हैं बाकायदा तौर पर, और जो डिपार्टमेंट्स उनके अंडर वो लिखे हुए हैं, वज़ीर आला के इख्तियारात लिखे हुए हैं, और जो डिपार्टमेंट उसके अंडर में है वो लिखे हुए हैं। बिल्कुल इस तरह से आइन के अंदर सिटी नाज़िम के इख्तियारात को और जो डिपार्टमेंट उसके अंडर हैं वो लिखे जाएं। अच्छा, जो 18वीं तरमीम के बाद हुआ ये कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो भी सूबे पैसा वफाक से सूबों को आता था, तो सूबों को चाहिए था कि वो नीचे सिटीज़ को इस में डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन सूबे डिक्टेटर बन गए, उन्होंने तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रख लिए, और एक बहुत बड़ा धोखा हम समझते हैं कि 18वीं आईनी तरमीम एक बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे के अंदर तरमीम होनी चाहिए। धोखा जो किया गया है गुज़श्ता 8-10 साल पहले, 6-7 साल पहले 18वीं तरमीम, इसको भी, इसमें भी अमेंडमेंट ज़रूरी है। वो कुरानी सहीफ़ा नहीं है ये
कि आपने 28 तरमीम कर भी और डॉन बन के बैठ गया कि नहीं अब इसमें तरमीम नहीं हो सकती और सीएम के पास मुकम्मल इख्तियारात रहेंगे। अब सीएम चाहे इस्दा को पैसे डिवॉल्व करनी चाहिए, नहीं करे, तरक्याती काम कराए, नहीं करे, उसको कोई पूछ नहीं सकता। आइन के आर्टिकल 140 है जो कि आइन के अंदर लिखा हुआ है, जिसमें कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल इख्तियारात तमाम के तमाम सिटी नाज़िम को होने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक सवाल करूँ आपसे, इजाजत है? हाँ। आप जिस आईनी तरमीम के लिए नून लीग से बात कर रहे हैं वहां पर इससे पहले क्यों नहीं किया गया, एक सवाल आता है। दूसरा ये आता है कि नून लीग कभी भी लोकल गवर्नमेंट्स को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया अपनी हुकूमत में, मरकजी, क्योंकि आप तो मरकज हुकूमत में कभी वजीर आज़म तो नहीं रहे ना, आप तो एफिलेटेड रहे हैं, तो आप पर इतना बोझ नहीं आता। लेकिन नवाज शरीफ साहब की चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, कह रहे हैं 3 दफ़ा में कभी उन्होंने लोकल बॉडीज़ को सपोर्ट नहीं किया। और आखिरी क्वेश्चन कि खुद आइन 140A जब ये कह रहा है कि किस तरीके से लोकल बॉडीज़ की डिटेल्स है, जब उस पर अमल नहीं हुआ तो मज़ीद आइनी तरमीम करने का आपको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, क्या मैं यहाँ पर आपको रोक कर दोबारा यहीं से सवाल करूं, क्योंकि ब्रेक में जाना है मुझे, मैं ये सवाल आपसे पूछा हूँ, बहुत अहम सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक फिर नाज़रीन। वेलकम बैक जी। साजिद साहब, हमारी आपकी बात रह गई थी, जो मेरा सवाल था। सवाल बहुत अहम दानिश भाई जो आपने किया है। नंबर 1 आपने ये कहा कि आइन के आर्टिकल तो 40 मौजूद है, 140 मौजूद है, इम्प्लीमेंट नहीं किया और उस पर इम्प्लीमेंट कैसे होगा? अच्छा देखिए, अब जो हम आइनी तरमीम करने जा रहे हैं उसमें आने वाली हर हुकूमत मजबूर होगी। हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, जो जब नेशनल फाइनेंस कमीशन पास हुआ था कौमी सेनेट से, तो उसमें ये था कि भाई वफाक प्रोविंसेस को पैसे दे देगा, जो भी होगा ना उसका हक जो होगा उसको देगा। अच्छा, फिर 28वीं तरमीम में ये भी लिखा है कि प्रोविंसेस उस पैसों को नीचे उतारेंगे, प्रोविंशियल नेशनल, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, ठीक है ना। अच्छा, एमक्यूएम क्या कह रही है? एमक्यूएम ये कह रही है कि आपने जो आइनी तरमीम उस वक्त की थी, 28वीं तरमीम लाए थे हम, उसके अंदर ये था कि नेशनल फाइनेंस कमीशन जो जिसके तहत जो भी पैसा आएंगे सूबों को, तो उसमें सूबे फिर उसको खर्च करेंगे। लेकिन हमने इसमें ये कहा है कि देखें, अब आपने तजुर्बा कर लिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सूबे डिक्टेटर बन गए, सूबे चौधरी बन गए, सूबों ने, सूबे के सीएम ने अपनी मर्जी से उन्हें फंड्स को इस्तेमाल किया। अब चोरी, करप्शन, हर जगह पैसा यूज़ हुआ, उससे सिंध की तकदीर तो नहीं बदली। पंजाब में फिर बहुत काम हो, सिंध की तकदीर नहीं बदली। उसके लिए एमक्यूएम और जो इंटेलेक्चुअल्स मौजूद थे, जो एमक्यूएम ने भी कॉन्फ्रेंस की बाकायदा तौर पर, उसमें सबकी मुश्तरका राय ये थी कि बिल्कुल ये बहुत अच्छा काम एमक्यूएम करने जा रही है। इसमें हमने पाबंद जो हम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं वफाक को, कि भाई पहले तो वफाक सूबों को पैसे देता था, लेकिन अब वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो उसको वफाक डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को देगा, ठीक है ना, पैसे। और फिर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत वो फिर नीचे इज़्ना में, उसके बाद फिर यूसीज में, फिर स्टेट लेवल तक वो पैसे। आप समझते हैं नाज़िम के बाद से फिर डिसेंट्रलाइजेशन, बिल्कुल इस तरह, यानी इसमें आप सूबों को कट कर रहे हैं, कट बिल्कुल डायरेक्ट मरकज से, बिल्कुल ये तरमीम है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मुशर्रफ साहब के दौर में एक काम हुआ ना, भाई देखें 76 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, न जाने कितने इलेक्शन डिक्टेटरशिप भी यहाँ पर आई, और जमहूरी लोग भी आए, जो आपने सो कॉल्ड जमहूरी कहते हैं, अपने आपको जमहूरी जमातें कहती हैं। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदली। अगर आप मुशर्रफ दौर के अंदर जो एक तो बल्दियाती इलेक्शन ही बहुत डिले करके हुए हैं हमेशा ना, एक दफ़ा हुए, फिर 5 साल गए, फिर 4 साल गए, डिक्टेटरों के दौर में ही कुछ हुआ है। और जब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा तो इलेक्शन हुए। जब भी वो जो जमातें जाती थी उसमें एमक्यूएम थी, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पटिशन लगाती थी, उसके बाद कहीं चीफ जस्टिस ऑर्डर करते तो इलेक्शन होते थे। अब देखिए, जो मुशर्रफ दौर में कोई कहता है ना कि एमक्यूएम ने क्या किया, एमक्यूएम पर बहुत सारे इल्ज़ाम भी हैं, लेकिन एमक्यूएम ने काम किया है। इल्ज़ाम के बावजूद भी लोगों ने उसको वोट दिया हमेशा, और उसने काम किया। मिसाल के तौर पर जो उस वक्त मुशर्रफ साहब के दौर में मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर था, सिटी नाज़िम कराची थे, उसमें उनको 52 माह मिले, 4 साल में 52 माह मिले। उस 52 माह के अंदर पैसे भी मिले, पैसे प्लस इख्तियारात भी मिले। हाँ, बिल्कुल इख्तियारात, फुल इख्तियारात मिले ना, और फुल खेलने का मौका मिलेगा, आप खेलेंगे, तो आपने काम किया और काम भी किया। उस 52 माह के अंदर जो डेज थे 1560 दिन मिले हमें, ठीक है ना। उसमें 268 छुट्टियां थी उसके अंदर, ठीक है ना। तो टोटल जो डे मिले वो हमें 1292 हमें दिन मिले। अच्छा, उस 1292 दिनों में 2160 प्रोजेक्ट उस वक्त सिटी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, ठीक है ना। उसमें 4 सिंगल फ्री कॉरिडोर्स बनाए, 491 नए स्कूल बनाए,
192 हॉस्पिटल्स बनाए, अमराज कल्ब के 4 नए हॉस्पिटल्स बने, ट्रामा सेंटर में जो अब्बास शहीद के अंदर है उसको रिवैम्प्ड किया गया, ठीक है ना। उसके अलावा वेंटिलेटर्स लगाए गए वहाँ पर, 100 चेयर्स पर मुश्तमिल डेंटल क्लिनिक वहाँ पर बनाए गए, ठीक है ना। इसके अलावा 365 कराची के अंदर पार्क्स बनाए गए, ठीक है ना। इसके अलावा 193 पानी और सैवरेज के मंसूबे बनाए गए। K3 को कंप्लीट किया और K4 पर काम स्टार्ट करवाया। अगले 5 साल की प्लानिंग और मंसूबाबंदी की गई। पूरे शहर में नए नालों का जाल बिछाया गया। 193 नई मशीन्स ली गई उस जमाने के अंदर, और 24 नई स्वीपिंग मशीनें ली गई। टाइम मेरे पास का आखिरी बात 75 नई ग्रीन CNG बस को रोडों पर लाया गया, बसेस लाई गई, 255 नए बस स्टॉप बनाए गए। उस वक्त की चीज जस्टिस ने कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई सिटी गवर्नमेंट काम करी तो कराची गवर्नमेंट, वो कराची में MKM और मुस्तफा कमाल काम करके दे रहे हैं। उस वक्त इंटरनेशनली भी आपके मेयर को अप्रिशिएट किया गया था। अगर कोई क्या है, मैं आगे बात करूंगा क्योंकि मुझे और भी टाइम देना है। ये तो मैंने आपको दिया, बिल्कुल आपने बताया है। सवाल 1-2 है वो करूंगा। मैं जरा आता हूं जनाब, ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब क्यों नहीं देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं करते हैं? वो इख्तियारात आप लेकर बैठ जाते हैं, आइन में मौजूद है। अब वो एक आइनी तरमीम मजीद करने जा रहे हैं, अब आपको फारिग कर रहे हैं, और PMLN और MKM मिलकर डायरेक्ट जो है वो फंड्स और इख्तियारात जो है वो नाज़िमीन को देंगे। पूरे आप पाकिस्तान के, मैं पूरे पाकिस्तान के कहाँ खड़े होंगे सर आप? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो महमूद मौलवी साहब मेरे बहुत दोस्त भी हैं और काबिल एहतराम भी हैं। पहले तो मैं उनकी बात का जवाब दे दूं जी कि पीपल्स पार्टी जो ये बात कर रही है कि इक़्तिदार नहीं, हमने आपको ये कहा कि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाकर उसके साथ आ रहे हैं, जिसमें लोगों को फ्यूचर का पूरा प्लान दे सके। 20-25 साल की एक प्लानिंग हो जिसमें इंडस्ट्री कैसे चलनी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स कैसे आनी है बाहर से, और मुल्क में लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, लोगों को किस तरह इलाज की सहूलत देनी है, तालीम देनी है, जो बेसिक चीज़ें हैं। इक़्तिदार तो आने जाने वाली चीज़ है। बाकी रहा सवाल के ये जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नून की बात हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की हमेशा ये कोशिश रही है कि जब बल्दियाती इलेक्शन आए तो उन्होंने कहा डिलिमिटेशन कराएं और मरदमशुमारी कराएं, और वहाँ पे उन्होंने बायकाट कर लिया क्योंकि MQM को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि MQM जो है वो अब MQM नहीं है बल्कि मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी है। अच्छा, तो मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी को मुस्तरद कर दिया गया है और अब कराची के लोग उनको वोट देने की पोजीशन में नहीं है। बाकी ये तो हमेशा से होता रहा कि ये एक इजलास बुलाते थे और उसमें लोगों की को पहले पर्ची लिख के दे दी जाती थी। अब ये इलेक्शन से, अब जो एक फेडरल का इलेक्शन है, ये उससे इनका फरार है। उसकी वजह ये है कि ये तकरीबन 3.5 साल इमरान खान साहब के साथ रहे, 16-17 महीने जो हैं वो नून के साथ रहे इत्तेहाद में। उस वक्त ये बात नहीं आई। जब आज इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डेट के ऊपर एक सुबत मोहर लगा दी कि पत्थर पे लकीर है, तो सर आज इनको ये ख्याल क्यों आ रहा है? इनको ख्याल आने की वजह सिर्फ ये है। और फिर जहां ये कहते हैं कि फेडरल फंड दे, तो जब ये कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल जो है सिटी नाजिम थे, तो इनको मैं एक बात बता दूं कि फेडरल ने वो फंड नहीं दिया था। वो फंड जो है वो कराची के या पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स जो कराची में काम कर रहे थे, जिसमें बैंक्स हों, KPTs हों, जो बड़े बड़े इदारे थे, उन्होंने क्या आप कहते हैं मुशर्रफ साहब ने फंड नहीं दिया था? हमने तो सुना है कि उन्होंने बड़ा फंड मुशर्रफ साहब ने नहीं, मुशर्रफ साहब ने फंड नहीं दिया था। ये क्योंकि नेहमतुल्लाह साहब की एक प्लानिंग थी और वो अपने टाइम में जब वो मेयर थे तो उस जमाने में उन्होंने इस प्लानिंग को फाइनलाइज करवाया था, और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो कराची में स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, जिसमें बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो इन रोड। तो ख्वाजा साहब ये तो और बड़ी आपने, ख्वाजा साहब यहाँ पर तो आपने एक और अच्छी बात कर दी कि इनको फंड्स नहीं मिला मरकज से, लेकिन जहां से भी फंड्स मिला मुस्तफा कमाल ने एक बड़ा काम किया एज ए मेयर। ये तो फिर सर देखें, वो फंडिंग इनको नहीं हुई थी, वो जो हुई थी वो मुशर्रफ साहब को फंडिंग हुई थी। वहीं से तो चले आ गया ना, पैसा तो आ गया। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि मुझे एक बात बताइए कि ये तकसीम दर तकसीम क्यों चाहते हैं? मैंने आपसे सवाल कर दिया कि पिछले 5 साल भी ये इक़्तिदार में रहे, उस वक्त भी ये बातें नहीं आई।
उसके बाद जब आज इलेक्शन हो गया तो उसके बाद ये बातें शुरू हो गई। सर ये तकसीम दर तकसीम क्यों चाहते हैं? जब 18वीं तरमीम बनी तो साजिद मेरे साथ हैं, मेरे काबिल एहतराम दोस्त भी हैं, मेरे साथ कुलीग भी रहे हैं 2 बार। ये बताइए कि उस वक्त सबसे बड़ा जो रोल था और जिसके ऊपर इनके कायद ने इनको खिराज तहसीन पेश किया कि क्या 18वीं तरमीम तुम लोग बना के लाए हो और मैं तो तुम लोगों के चेहरों को चूम लूंगा, उस वक्त इन्होंने क्यों वो सारी चीज़ें नहीं रखी? उस वक्त ये एक साइड पे देखें, इनका हमेशा ये रहा है कि कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाया जाए जिससे या तो ये अपनी जान छुड़ा के निकल जाएं या आवाम के अंदर जो है वो ये कह सके कि हम मजलूम हैं। और अब ये कह रहे हैं कि जी फेडरल जो है वो डायरेक्ट फंड दे सिटी गवर्नमेंट्स को, तो मुझे एक बात बताइए, फेडरल तो 18वीं तरमीम जब कर चुकी है और सारी चीजें जो डाइल्यूट हो चुकी है नीचे, तो अब इसका कौन सा एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिसके लिए ये हो? देखिए सर, 18वीं तरमीम पे 19वीं आ जाएगी, 20वीं आ जाएगी और उसमें जो इख्तियारात दिए हैं उनको डायरेक्ट इनको दे दिया जाएगा नाज़िमीन को। पार्लियामेंट तो कर सकता है। अच्छा एक तो देखें नहीं देखें, लेकिन तो उसके लिए बात यह है कि जो भी तरमीम होगी वो पार्लियामेंट में होगी। इलेक्शन को क्यों रोकने की बात कर रहे हैं? तो आज आके ये आज इलेक्शन लड़ें, असेंबली में जाएं और ये तरमीम करवाएं, क्योंकि इन्होंने देखें आज अगर ये नून के साथ जा रहे हैं, कल अगर इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई तो आपको ये गारंटी से बड़ा सवाल है कि ये नहीं या नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया और हुकूमत बन गई, तो फिर क्या होगा एमक्यूएम का? देखें ये हमेशा ये सुने, बैक डोर से आते हैं और आके फिर वहां रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार प्लीज बहादुराबाद आ जाइए ताकि हमारी फेस सेविंग हो जाए। अच्छा, लेकिन सर आजकल तो सभी बैकडोर से आ रहे हैं, किसको कहेंगे सर? मैं जरा मौलवी साहब से मुझे एक सेकंड में हम बैकडोर से नहीं आ रहे, बल्कि आप देख रहे हैं कि आज आप तो जद्दोजहद कर रहे हैं इस वक्त यार, बैकडोर से तो और आ गए लेकिन आ चुके हैं। अच्छा देखिए, एक तो जो 18वीं तरमीम पास हुई थी जमाने में कौमी असम्बली से, सर टाइम नहीं, उसमें जो 18वीं तरमीम कौमी असम्बली से पास हुई थी उसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने उसको सपोर्ट किया था। अच्छा, उसकी बिल्कुल बुनियादी नुक्ता क्या था, बुनियादी वजूहात क्या थी उसको सपोर्ट करने की, कि वफाक से इख्तियारात छोटे सूबों को डिवॉल्व होंगे, ठीक है ना, क्योंकि छोटे सूबों में कोई काम नहीं हुआ, आप बलूचिस्तान चले जाएं, आप केपी चले जाएं, ये मुतासिर थे इससे। अच्छा, तमाम फंड जो वफाक था, जो भी गवर्नमेंट पंजाब से बनती थी वो पंजाब में फंडिंग होती थी, लेकिन एक बात है कि पंजाब में जो भी सीएम आया उसने पंजाब को ओन किया, लेकिन अगर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का सीएम जब आया ना, उसने अपने सूबे को ओन नहीं किया कभी भी। आज आप चले जाएं लाड़काना, कराची को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, हैदराबाद को छोड़ दें, आज आप लाड़काना चले जाएं, बदीन चले जाएं, ठट्टा चले जाएं, नवाबशाह चले जाएं, आप अंदर से जाके देख लें जो हाल पीपल्स पार्टी ने किया है ना सिंध का, उसकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन आप भी तो हिस्सा रहते हैं सर इनके। देखें वो इसका फैसला आपको भी करना है। वो इसलिए कि पाकिस्तान में, मैंने आपको टाइम दे दिया महमूद साहब वाला, फिर महमूद साहब हाँ उनको दे दीजिए टाइम। देखिए पाकिस्तान में रईस है, इक्का दुक्का पार्टियां हैं, उन्हीं के पास जाना होगा ना, ठीक है ना। मेरा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब दीजिए, बहुत संभव है। अगर जैसे कि कल मैंने राजा परवेज अशरफ का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि कल एक कौमी हुकूमत की बात आसिफ जरदारी ने भी की है, एहसन इकबाल ने भी की है, ठीक है, और मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम मुफाहमत की सियासत करेंगे, सबको लेके चलेंगे। अगर कल फर्ज कीजिए, क्योंकि बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, आप कराची से वोट लेंगे या सिंध के कुछ शहरी इलाकों से, वो तो पूरे पाकिस्तान से लेगी, आपसे कुछ ज़्यादा ही आएगी। अगर PMLN को वजारत उज़्मा की ज़रूरत हुई और उसमें पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट कर दिया, या इनकी वजारत उज़्मा हुई उन्होंने सपोर्ट कर दिया, तो फिर आपका ये सारा का सारा जो होमवर्क है वो कहाँ जाएगा? क्योंकि ये होमवर्क तो 18वीं तरमीम को कट करने और पीपल्स पार्टी के इख्तियारात को काउंटर करने के लिए किए जा रहे हैं ना, इसका जवाब दें। ये जो तरमीम हम लेके आ रहे हैं, इसमें कोई किसी एक सूबे की बात नहीं, इसमें पाकिस्तान के चारों सूबों की बात की जा रही है, ठीक है ना, कि चारों सूबों के अंदर मुकम्मल इसी तरह इख्तियारात का सिलसिला नहीं देना। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आपने कहा नहीं आपने एक बात एक बात आपने कही ना कि मिसाल के तौर पर PTI भी अपनी बॉल उस वक्त जब गवर्नमेंट बनती है नून लीग के कोर्ट में डाल देती है, तो हमने कह दिया है कि हमें मिनिस्ट्रियों पे हम लात मारते हैं, मिनिस्ट्री चाहिए, हमें ये आईनी तरमीम चाहिए, वो इसलिए कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक पब्लिक से है, पब्लिक से। आज 76 साल हो गए, आज 76 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, तमाम इन्हीं जमहूरी जमातों ने, पीपल्स पार्टी, नून लीग, एक्स पार्टी, जो भी पाकिस्तान के अंदर आई,
उन सब ने सिर्फ दावे किए, लेकिन आज नून लीग इसको एक्सेप्ट कर रही है। वो कह रही है कि बहुत अहम आईनी तरमीम है और हम आपको सपोर्ट करते हैं और हम इससे इंप्लीमेंट भी करेंगे। अगर कल पीपल्स पार्टी का हिस्सा हो गई, बिल्कुल उनकी इलाही बनती है, इत्तेहादी बनती है। फिर आपका जैसे अभी वो कहते हैं ना, प्रोग्राम एक होता है, जुमला आता है, आजकल प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो फिर इसके लिए फिर हमारे पास बढ़ने के लिए रोड बाकी है, दूसरे हम रोड पे उतरेंगे और हम हुकूमत को बढ़ देंगे इसके बाद। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस दफा आप हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, गिराएंगे। अच्छा, एक छोटे सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ख्वाजा सोहेल साहब, आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो आपने मांगा है, टाइम आप ले चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड है, बोलिए सर। देखें, ये जो बात कर रहे हैं कि 2-3 वजारतों के लिए, ये इनके आप 36 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए। हमेशा इन्होंने कहा कि जी आवाम को हकूक देंगे, लेकिन 36 साल में जी अपनी वजारतों पे रहे। अच्छा, अब मैं एक बात करता हूं कि जो ये कहते हैं कि जी वफाक के साथ आ जाएं और वफाक फंड दे, तो फिर कायदे आजम की पॉलिसी पे क्यों नहीं आते? पाकिस्तान तो कन्फेडरेशन पे बना था कि खाली फाइनेंस और आपका वजारत खारजा और दिफा जी वो फेडरल के पास होगा जी। तो ये कौन सी आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं? ये तो 36 साल में कोई ना कोई नई तरमीम लाते रहे और फरार का रास्ता ढूंढते रहे। टाइम नहीं है मुझे, मौलवी साहब की तरफ भी जाना है जी। आखिरी आपको भी अच्छा देखिए, जिस तरह इन्होंने कहा कि वफाक को तमाम इख्तियार सुबह, इनका कहने का मतलब ये है कि सुबह के पास आने चाहिए ना। इनको 15 साल में 22,000 अरब मिले हैं। ये नारा लगाते हैं रोटी कपड़ा और मकान का, तो इन्होंने रोटी भी अपने लिए खरीदी, कपड़ा भी पीपल्स पार्टी ने अपने लिए लिया और मकान भी अपने लिए बनाया। डिफेंस में आप चले, सारे बेंगलोर है ना, सब लिए रहमान थ्रो और रहमान डकैत के थ्रो ना, ठीक है ना। ये सब कुछ ये लूट मार हुई ना, और इस लूट मार को रोकने का वाहिद तरीका ये आईनी तरमीम है। अगर ये तरमीम हो गई तो ये पाकिस्तान, मुझे सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। नहीं सर, अब नहीं दूंगा मैं आपको ये जाती सर। 1 सेकंड, मौलवी साहब भी तो बैठे हुए हैं सर। पाकिस्तान जल्दी 1 सेकंड, 2 सेकंड दिया, जल्दी चले, 2 सेकंड जल्दी करें सर। देखें, जो ये बात कर रहे हैं डिफेंस में बंगले हैं, तो मेरा मुंह ना खुलवाए, मैं बस इतना खामोश हूं। बस सही है, आपका जवाब आ गया। महमूद मौलवी साहब क्या कहते हैं? देखिए, अब ये जो मैं देख रहा हूं ना, हम एक दूसरे पे कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सोहेल साहब जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ चीजों पे बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि देखें, होता ये है कि एमक्यूएम ने बहुत अच्छी तजवीज दी है, मगर हमने भी वहां पे थे, हमने यही कहा था कि देखें एमक्यूएम ये वादा कर रहे कि अगर जब ये तजवीज को उस वक्त नहीं मानेंगे तो एमक्यूएम वो हुकूमत को ज्वाइन नहीं करेगी। नहीं करेंगे ज्वाइन, ये कह दिया है, ये एमक्यूएम ने कहा है, हम ज्वाइन नहीं करेंगे हुकूमत अगर हमारी आईनी तरमीम नहीं मानी गई। ये आप मतलब ये कह रहे हैं कि पहले ये तरमीम होगी, उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे क्या? बिल्कुल 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 नहीं, पहले नहीं, पहले तो असेंबली होगी, आइन वो उसके बाद होगा सब। पहले तो असेंबली बनेगी, उसके बाद कानून आएगा, हाँ सब ये वजीर आजम सब बनवा देंगे, उसके बाद टक्कर लेंगे। लेकिन ये है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होंगे। अच्छा, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, एम आई करेक्ट? अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, यस, फिर क्या होगा? आप लोग जो है ऑपोजिशन में बैठेंगे या फिर जो है पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे? फिर हम रोडों पर होंगे और इस आईनी तरमीम को पास करवाएंगे हर सूरत के अंदर। चलो, ये फिर बड़ी अच्छी बात की आपने। फिर अब आप जो बात कर रहे हैं कि मतलब आप लोग ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है कि देखिए, क्योंकि मैं ये सोच रहा था ऐसा ना हो कि जब पीपल्स पार्टी अगर गवर्नमेंट बनाए तो आप पीपल्स पार्टी के साथ आ जाए, क्योंकि होना ये चाहिए। कराची, यकीन करें, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कराची और जो हम बात करते हैं और सिंध की, बहुत सी जगहों पे वाकई में हम बहुत डिप्राइव हुए हैं फेडरल की तरफ से, इंक्लूडिंग सिंध। मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूं, डिप्राइव हुए हैं। देखिए, फंड्स के उसके मामले में मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, जितनी पार्टीज बनती हैं जो वफाक में आती है, उनको सिंध से इंटरेस्ट नहीं होता। मैं एग्जांपल पीटीआई की भी दूंगा। देखिए, पीटीआई के दौर में मैंने इमरान खान साहब से कहा था कि फ्लड के पैसों में से 2 से 2.5 अरब रुपए सिंध को दे दो। फ्लड सिंध में भी आया था, बदकिस्मती से 1 रुपया नहीं मिला सिंध को, और पंजाब और केपी में 8 अरब रुपए बांट दिए गए। देखिए, हमें यह देखना है कि हमें किसी से कोई, पूरे हम सब पाकिस्तानी है, मगर जो भी वफाक में आता है, क्योंकि सिंध का मैं कहूंगा कि कोई इतना वोट इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि पंजाब जो है बड़े भाई का
मेरे ख्याल से शहर है, सिंध को बड़ा डिप्राइव रखता है। देखिए महमूद मौलवी साहब, जी सर, बोले। देखिए महमूद मौलवी साहब, तमाम चीजों का हल ही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का स्ट्रांग होना है। Yes. आपको याद हो कि जब सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट, एक जमाने में डॉक्टर फारूक सत्तार मेयर कराची थे, उस जमाने में भी बहुत काम हुए थे उस जमाने के अंदर। इसमें कोई शक नहीं है अच्छा, सर कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बेस है, लेकिन बेस सवाल है। यह है कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमती इत्तेफाक हो गया तो फिर ये प्रोग्राम चलेगा। निकाह तोड़वा देंगे हम निकाह तोड़वा देंगे डॉक्टर साहब ये हम इस निकाह को तोड़वा देंगे, इस निकाह को तोड़वा देंगे। साजिद भाई का तो तीनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।